हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम गवर्नमेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। उसके बाद वीडियो के लेटर पार्ट पे हम 15 to 16 MCQs करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मैटर। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जामिनेशन में स्कोर करने के चांसेस बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन फेसबुक या व्हाट्सएप वहाँ पर शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। सबसे पहले बात करते हैं उड़ान स्कीम के लिए जो कमेटी सेटअप करी गई है। कमेटी का नाम है इंटर मिनिस्टेरियल मॉनिटरिंग कम कोऑर्डिनेशन कमेटी। उड़ान स्कीम क्या है? उड़ान स्कीम, पहली बात तो इसका जो एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म याद रख लो, उड़े देश का हर नागरिक। आई एम श्योर ज़्यादा लोगों को पता होगी। देखो, उड़ान स्कीम के अंदर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स आदमी खुद नहीं उड़ेगा, जो एयरप्लेन में ट्रैवल करने का जो एक्सपीरियंस है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। मतलब कि जो उसकी कॉस्ट है वो आम आदमी की रीच में आए, तभी आम आदमी यहाँ पे जो है इस एक्रोनिम में डाला गया है। और उसी से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हल हो जाएंगे। अब मान लो कि जो आम आदमी है देश का, अगर वो फ़्लाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दे ट्रैवलिंग के लिए, तो क्या होगा? पहली बात तो डोमेस्टिक टूरिज़्म बूस्ट होगा। उसके अलावा हमारे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में कई जो छोटे एयरपोर्ट वीरान पड़े हुए हैं, अभी उनमें इतना ज़्यादा कुछ एक्टिविटी होती नहीं है, वहाँ पर भी बिज़नेस थोड़ा और बढ़ेगा। तो बहुत ही इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत सरकार के इस स्कीम के अंडर, ये ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी ध्यान रखेगी कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है कि इस कमेटी को चेयर कौन कर रहे हैं। देखो, इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं सिविल एविएशन सेक्रेटरी। अब देखो, सेक्रेटरी साहब क्या होता है कि अब कोई भी मिनिस्ट्री होती है उसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स सीजीएल के थ्रू आते हैं, कई सीएचएसएल के थ्रू आते हैं, कई यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो क्रैक करके आते हैं। तो अगर मान लो आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और अब आप सिविल सर्विसेज में आ गए और पहले भारत भ्रमण कराएंगे पूरा, बहुत सारी स्टेट्स में आपको काम करना होगा एज ए कलेक्टर वेरियस पोस्ट में, और इवेंचुअली अगर आप चाहो या आपकी किस्मत में हो तो दिल्ली में एक मिनिस्ट्री में आपको एक सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। अब सेक्रेटरी जो होता है एक मिनिस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री का टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है। वो वैसे जो रिपोर्ट करता है अपने मिनिस्टर को करता है, मगर जो भी नीचे के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उसके नीचे आते हैं। तो अभी यहाँ पर सिविल एविएशन सेक्रेटरी इस वक्त कौन है हमारे? वो है श्री राजीव नयन चौबे जी। याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी याद रख लेना, आई सजेस्ट। और उसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, वो कौन है? अशोक गजापति राजू जी। ये तो 100% याद रख लेना, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी क्यों ना आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बनाई गई है मधुकर गुप्ता कमेटी रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत सारा वहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं, पीस बिल्कुल नहीं होता वहाँ पर, काफ़ी बार गोलियाँ चल रही होती है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस कमेटी का काम था कि किस तरीके से हम अपनी बॉर्डर पर प्रोटेक्शन बढ़ा सकें, ताकि हमारी साइड जो कैजुअल्टीज़ हैं वो और कम हो, जो हमारी वीकनेसेस हैं वो और कम हो, हम इन्फिल्ट्रेशन बिट्स को और ज़्यादा रोक पाएँ, ठीक है। तो जो कमेटी है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, बॉर्डर प्रोटेक्शन के बारे में, डिप्लॉयमेंट ऑन द बॉर्डर के बारे में कि और कितने लोग वहाँ पे डिप्लॉय करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर फेंसिंग की भी बात की गई है कि शायद हमको और ज़रा फेंसिंग करनी होगी वहाँ पर, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड इश्यूज़। सो इन सब के बारे में इस कमेटी में बात की गई है और इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो रिपोर्ट भेजी गई है। आगे कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता जी इन अप्रैल 2016। फॉर्मर मतलब पहले तो मधुकर गुप्ता जी पहले होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, और अब कौन है इस वक्त? अब हैं राजीव महर्षि जी, ठीक है। ये याद रख लेना, ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री में जो हमारे सेक्रेटरी हैं बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ठीक है। और उसके अलावा देखो, ये जो कमेटी थी इसको कब बनाया गया? अभी रिसेंटली अप्रैल 2016 में क्या हुआ था, क्यों बनाया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये देखो बनाई गई थी, जो आपको पता होगा पठानकोट में अटैक हुआ था हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेस पे, काफ़ी लंबा वो इंसिडेंट चला था और जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ था।
जो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करी थी, ठीक है। तो अब वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेक्रेटरी जो होता है एक मिनिस्ट्री का टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है। अब उनसे अब खूब सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग सेक्रेटरी हैं। इन सब सेक्रेटरी के ऊपर भी एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। इनकी 2.5 लाख रुपए की सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, और इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, सरकार के ऊपर है, जितना लंबा इनका टेन्योर उनको सही लगता है वो रख सकते हैं, ठीक है। इस वक्त हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कौन है, वो है प्रदीप कुमार सिन्हा जी। इनके बारे में याद रख लेना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में आपको बताना चाहिए, हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टली इनका जो चार्ज होता है प्रधानमंत्री जी के अंडर होता है। बाकी जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सो एंड सो, वहाँ पर जो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं उनके अंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल राजीव महर्षि, ये किसके अंडर होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम में कौन है सबको पता ही होगा, राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा क्लियर कर दिया आपका मैंने। अगर देखो बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन। देखो एक हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस 2011 के अनुसार माइग्रेशन जो होती है इंडिया में वो ज़्यादातर रूरल से रूरल एरिया में होती है, ठीक है। लोग ये परसेप्शन है लोगों का कि जो भी माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, रूरल टू अर्बन लोग समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर आप यहाँ पे देख सकते हैं 47.4% रूरल टू रूरल एरियाज़ में माइग्रेशन होती है, और जो अर्बन टू अर्बन एरियाज़ में होती है वो 22.6% होती है, और जो रूरल टू अर्बन होती है वो उससे भी कम होती है, सिर्फ 21.1%। ये एक वैसे ही आपको अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो या फिर कभी कोई आपको ऐसे भी लिखना हो इसके लिए, तो ये पॉइंट्स आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ने यहाँ पर ये जो ग्रुप बनाया गया था, इन्होंने ये नोट किया कि इंडिया में जो माइग्रेशन है, देखो पहली बात तो उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा बहुत मिलता है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा उससे एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये जो लोग बाहर जगह और जगह काम करने के लिए जाते हैं, वो वापस अपनी फैमिलीज़ में या वापस अपनी जो होम स्टेट है या होम टाउन है वहाँ पर पैसे भेजते हैं। तो वो जब पैसे भेजते हैं उससे सरकार को भी कमाई होती है थोड़ी बहुत। तो ये एक पूरा आप कह लीजिए जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे सब लोग बेनिफिट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन जो है, इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। इन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था इसी बात को असेस करने के लिए 2015 में, कि जो इम्पैक्ट है माइग्रेशन का वो किस तरीके से हमारे देश के ऊपर। तो पता लगा कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, मगर जो लोग माइग्रेशन करते हैं हमारे देश के अंदर ही, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये पढ़ते हैं, द पैनल इन इट्स रिपोर्ट स्टेटेड दैट द माइग्रेंट पॉपुलेशन मेक्स सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिक्योर नहीं है? देखिए काफ़ी जगह उनको प्रॉब्लम आती है। अब फॉर एग्जांपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके इनको एडवांटेज नहीं मिल पाते, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी और जो सोशल एंटाइटलमेंट्स उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरी जगह चले गए हैं और वहाँ पर उनको नए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। कई बार उनके वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे होते नहीं हैं, और कई बार वो जो जिस स्टेट में माइग्रेट करते हैं वहाँ पर वो बैंक भी नहीं खोल पाते, क्योंकि उनसे और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जिनकी वैसे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, मगर एक पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है तो उसी के अनुसार उनको भी काम करना होता है। तो सरकार ने इसी बात पे जोर दिया है कि इस तरीके के हमको रूल्स बनाने होंगे कि ऐसे जो माइग्रेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इंडिया में, उनके जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सिक्योर हो। जो सरकार ने उनके लिए प्रोविजंस बना रखे हैं, जो सरकार ने उनके लिए स्कीम्स बना रखी हैं, उनको आराम से वो एक्सेस कर ले, उसमें उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा, मेन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो है वेंकैया नायडू जी। यहाँ पे सेक्रेटरी जो है उनका याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी कहते हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा। और उसके अलावा वेंकैया नायडू जी इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, ये तो हमने बात करी ली है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है। उसके अलावा देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटर डिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है। किसके ऊपर? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो यही पूछेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो इंटर डिसिप्लिनरी स्टैंडिंग कमेटी अभी कॉन्स्टिट्यूट करी है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये परमानेंट सी है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी पर ये कॉन्स्टिट्यूट करी है।
तो आपको ये याद रखना है। और इसमें देखो यही बात करेंगे कि जो थ्रेट्स हैं और जिस तरीके से इमर्जिंग थ्रेट्स आ रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे किस तरीके से हम अप टू डेट रह सकते हैं और किस तरीके से बेसिकली हम अपने इंस्टीट्यूशंस को इन फॉरेन थ्रेट से बचा सकते हैं। अब देखो रिसेंटली ये वैसे मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बता रहा हूँ, याद रख लेना, नोट्स बना लेना इसके। इस कमेटी जो है, इस कमेटी के जो हेड होगी वो होगी मीना हेमाचंद्रन, ठीक है। ये आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब देखो रैंसमवेयर अटैक हुआ था रिसेंटली, आपको पता ही है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने रैंसमवेयर पे भी वीडियो बनाई हुई है अलग से, और बिटकॉइन पर भी बनाई है। आप आराम से अगर स्टडी IQ का जो वीडियोस का जो पेज है वहाँ पे स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो रैंसमवेयर अटैक होने के बाद ये जो न्यूज़ है इस कमेटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका जो लाइकलीहुड है किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने का 1 नंबर का क्वेश्चन बन के काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना और अच्छे से रट लेना, और अलग से जो रैंसमवेयर की मैंने वीडियो बनाई है वो भी देख लेना। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक सब पैनल बनाया है गर्ल्स एजुकेशन को किस तरीके से हम बूस्ट कर सकते हैं उसकी रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो कोफी अन्नान जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने एक बार खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, इफ़ वी वर्क ऑन गर्ल्स एजुकेशन देन वी आर वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग पावर्टी। तो हम गरीबी को भी मिटा रहे हैं। आप कहोगे कैसे मिटा रहे हैं, क्योंकि अगर एक लड़की एजुकेटेड होगी तो आगे जाकर व्हेन शी ग्रोज अप और अगर वो एक फैमिली बनाती है तो चांसेस काफ़ी हाई है कि उस लेडी के जो चिल्ड्रन होंगे वो भी एजुकेटेड होंगे। और एजुकेशन का मतलब यही होता है कि उनके पास जो हो सकता है वो स्किल कोई एक्वायर कर ले और आगे जाके अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव कर सकें। तो जो गर्ल्स एजुकेशन है पावर्टी एलिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो यहाँ पर द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक सब कमेटी बनाई है ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन के जो भी मसले हैं उनके बारे में यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और ये जो कमेटी है ये बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेलंगानाज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कदियाम श्रीहरी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि कौन चेयरमैन है यहाँ पर, ठीक है। और ये बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को अपनी जो रिपोर्ट है 1 साल में दे देगी। जब रिपोर्ट ये देंगे तो भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो याद रख लेना ये। अच्छा, उसके अलावा कमेटी और भी चीज़ों पर ध्यान देगी सिवाय गर्ल्स एजुकेशन के। फॉर एग्जांपल गर्ल्स की जो सेफ्टी है स्कूल्स के अंदर उसके बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको भी पूरा करने में ये कमेटी काम करेगी। अब देखो सरकार ने एक पैनल बनाया है इंडिया की हज पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए। अब आपको पता है भारत सरकार सब्सिडी देती है हमारे मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर्स को जो हज यात्रा करना चाहते हैं। हज एक बहुत ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट यात्रा होती है मुस्लिम रिलीजन में, जहाँ पर सऊदी अरेबिया जाया जाता है। तो वहाँ के उसके लिए क्या करते हैं कि सब्सिडी प्रोवाइड करती है भारत सरकार। तो ये कमेटी इस बात पर फोकस करेगी कि क्या ये जो हमारे पिलग्रिम्स हैं इंडिया से जाते हैं सऊदी अरेबिया, क्या उनको सब्सिडी के बिना उनकी यात्रा ज़रा आसान होगी। क्योंकि कई बार यही मुद्दा उठाया गया कि सब्सिडी की वजह से उनको ज़रा हर्डल्स झेलने पड़ते हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ पे हज यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो देखो सेंटर ने एक 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो इंडिया की हज पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। और उसके अलावा देखो ये बनाई गई है 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो हज सब्सिडी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आराम से उसको कम करो और 2022 तक इसको एबॉलिश कर दो, मतलब ख़त्म कर दो। तो ये भी कैसे करना है उस पर भी काम किया जाएगा। हमारे जो फॉर्मर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैं जेडा एक शहर है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर कॉन्सुलेट जनरल जो थे हमारे अफसल अमरुल्ला, ये अपॉइंट किए गए हैं एज कन्वीनर ऑफ दिस पैनल। और उसके अलावा देखो यहाँ पर ये भी बात स्टडी की जाएगी कि क्या जो हमारे पिलग्रिम्स हैं अगर वो क्या उनकी जो कॉस्ट है टोटल इस ये ट्रिप की, क्या वो कम हो सकती है इस सब्सिडी की एब्सेंस की वजह से। आगे देखो भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है हमारे ओलंपिक गेम्स में किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है उसके लिए, ठीक है, आने वाले 3 ओलंपिक गेम्स के लिए। अब देखो यहाँ पर सीराम PIB से देख रहे हैं, ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर ही बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स विजय गोयल जी, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दी है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ टास्क फोर्स कमेटी जो आने वाले 3 ओलंपिक गेम्स जो 2022 कहाँ पे होगा, टोक्यो में होगा, ठीक है, उसके बाद 2024 में और 2028 में भी होगा, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो उसको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो आप याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है, डायरेक्टली फ्रॉम पीआईबी है, तो रिलायबल सोर्स है, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। पहले देखिए गोपी चंद जी हैं, ये ओलंपियन रह चुके हैं और कोच भी हैं, काफ़ी सारी जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने कोच किया है, और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी, इनके बारे में याद रख लीजिएगा। और उसके अलावा राजेश कालरा जी चीफ एडिटर हैं ये टाइम्स ग्रुप ऑनलाइन के, और ओम पाठक जी स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन के हैं ये। और मेन आपको यहीं तक याद रखना है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहीं तक पूछेंगे। आगे देखो, एनके सिंह जी के अंडर एक पैनल था, एक कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है ऑन FRBM एक्ट। FRBM मतलब द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो देखो इस बार भारत सरकार ने एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट किया था 3.5% ऑफ GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017, और लोअर टारगेट दैन ये 3.9% सेट इन 2015-16। तो 2015-16 उन्होंने कहा कि 3.9% तक रखेंगे फिस्कल डेफिसिट, उससे भी कम कर दिया है, ठीक है, जो ये तो अचीव कर लिया था, और अब ये इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो ये टारगेट किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, क्या क्या हमारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें हैं कि किस तरीके से हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए इतनी, उसके बारे में बात की गई है। मेन आपको याद रखना है कि किसके अंडर ये पैनल आता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला देखो, यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है ऑन महानदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी है एक नेगोशिएशंस कमेटी जो अवेलेबिलिटी है पानी की, यूटिलाइजेशन है जो पानी की महानदी रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की, उसको ये डिस्कस करेगी, ठीक है। तो कमेटी और भी चीज़ें एग्जामिन करेगी, जैसे एग्जिस्टिंग वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है, उसके अलावा और जो क्लेम्स हैं वेरियस स्टेट्स के, कौन कौन सी स्टेट्स के क्लेम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम यूपीएससी में तो क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एग्जाम में इतना आने के चांसेस नहीं है, इतना हाई लेवल का नहीं पूछेंगे। तो वहाँ पे पूछ सकते हैं कौन कौन सी स्टेट्स ने क्लेम कर रखा है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी मसला होता है कि इस जो ये महानदी है, इसका पानी जो है इसको यूज़ कौन करेगा, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। अब देखो उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक कमेटी बनाई है कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स गवर्नेंस है उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको मेन सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, जो चेयरमैन है इस कमेटी के वो हैं इंजीती श्रीनिवास, ठीक है, श्री इंजीती श्रीनिवास, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा अभिनव बिंद्रा जी इस कमेटी के मेंबर है, अंजू बॉबी जॉर्ज भी है, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चेयरमैन आपसे पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। और इस कमेटी का काम यही है कि जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिससे हर कोई जिससे इम्पैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग कोर्ट जजमेंट्स, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और किस तरीके से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड बना सकें, ये सब बातों को डिस्कस किया जाएगा इस कमेटी के अंडर। अब देखो हम अब MCQ करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। तो आपको बताना है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई थी BCCI को सुपरवाइज करने के लिए, उसमें से किसने रिज़ाइन कर दिया। तो आपके सामने ऑप्शंस है, अगर देखो आपने ऑप्शन में कहा कि आंसर ए, जो ऑप्शन ए है ये सही है, रामचंद्र गुहा जी ने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, तो आप बिल्कुल सही है, इन्होंने ही रिज़ाइन किया था। विनोद राय इस कमेटी के क्या है, चेयरमैन है, ठीक है, हेड है इस कमेटी के, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी। तो सेबी ने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनाई है, तो उसके जो रिसेंटली जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा उदय कोटक, डजंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखो जो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की ACC, उन्होंने लॉ ऑफिसर्स की जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दी है। उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि चलिए आप ये बताओ कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आखिर है कौन। तो अगर आपका आंसर डी है रंजीत कुमार, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ द अंपायर्स एंड रेफरीज कमेटी। पहले इंडियन कौन है जिनको अंपायर्स और रेफरी कमेटी का जो मेंबर है वो नॉमिनेट किया गया है? तो ये किस कहाँ पर, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस फेडरेशन के यहाँ पे कमेटी के है ये है ITTF के। ITTF है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा गणेशन अय्यर साहब, ए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट यू नेवर नो, ये भी पूछ सकते हैं। आगे देखो, आपको बताना है कि एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली कि NTCA को NWCA से 2020 तक रिप्लेस कर दिया जाए। तो आपको बताना है कि ये रिपोर्ट आखिर किसने दी थी और ये रिपोर्ट किस कमेटी ने दी थी और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि NTCA और NWCA है क्या। NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और इसको रिप्लेस किया जाएगा नेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा 2020 तक अकॉर्डिंग टू दिस कमिटीज रिकमेंडेशन। तो ये कमेटी का नाम है और ये कमेटी हेड कर रही थी आनंदी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो आपको याद रखना ये। अगला प्रश्न है कि RBI रिकॉन्स्टिट्यूट करने वाला है एक ओवरसाइट कमेटी, मगर किसके लिए? अरे कर चुका है अभी, तो आपको बता रहे किसके लिए करी है एक ओवरसाइट कमेटी। तो अगर यहाँ पे आप कह रहे हो साइबर थ्रेट्स, तो आप गलत हो, क्योंकि वो कौन सी है, वो एक स्टैंडिंग कमेटी है, वो अलग टाइप की कमेटी है और ये इसके बाद आई है ये वाली। ठीक है, ये है बैड लोन्स कमेटी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो साइबर थ्रेट वाली कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में स्टैंडिंग कमेटी, और ये जो ओवरसाइट कमेटी है ये है बैड लोन्स के लिए, जो डिफॉल्टर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस कमेटी का नाम बताओ जो रिसेंटली फॉर्म करी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिड डे मील की क्वालिटी चेक करने के लिए। आधार, गुण, माँ, भोजन। तो आपका आंसर है यहाँ पर माँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, डजंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, डज इट। अगला प्रश्न है, देखो सेंटर ने एक कमेटी बनाई है जो मनरेगा के अंदर जो भी वेजेस मिलती है उसकी एक बेसलाइन सेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है उस कमेटी का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नागेश सिंह कमेटी। ठीक है, ए। अगला प्रश्न है, इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड टू द कमेटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड। ठीक है, तो इंडिया को इस कमेटी के लिए चुन लिया गया है। आपको बताना है दीज आर दी सब्सिडरी बॉडीज ऑफ विच UN ऑर्गन। ये UN का एक ऑर्गन है, उसकी सब्सिडरी बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला प्रश्न है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है टू रिकमेंड एन एक्शन प्लान फॉर डीलिंग विद किससे? वर्चुअल करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, बैंक ऑडिट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा वर्चुअल करेंसीज। वर्चुअल करेंसी का एग्जांपल 1-2 बिटकॉइन, इस पर अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है क्योंकि वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, हाथों में आपके होती नहीं है। हालांकि अगर आप चाहो तो अपनी बिटकॉइन, जो भी आपकी करेंसी आपके पास मतलब जो अमाउंट पड़ा हुआ है, उसको एक कॉइन में कन्वर्ट करके, वो कॉइन के अंदर वो कोड लिखा होगा, आप हाथ में ले भी सकते हो, मगर उसकी कॉइन, उस जो कॉइन है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अंदर जो कॉइन के कोड लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी। वो कोड आप कहीं भी आप किसी कंप्यूटर में डालोगे तो वो आपको अमाउंट मिल जाएगा वहाँ पर। मगर ये लोग करते नहीं है, बस कॉइन का एक्स्ट्रा खर्चा ही आता है बस। तो ये अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि यूरोप में बिटकॉइन के ATM जो हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं वगैरह, तो उसके पीछे ये एक रैशनल है, ये बस एक स्टाइल है। बेसिकली बिटकॉइन इज़ अ वर्चुअल करेंसी। ठीक है, उसको हाथ में पेपर की तरह लेने का कोई अभी तक ज़रूरत है नहीं, बिकॉज वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। आगे बताओ, डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने रिसेंटली 90 आउट ऑफ 120 रिकमेंडेशंस अप्रूव कर दी थी ऑन मिलिट्री रिफॉर्म्स। ये किस कमेटी द्वारा आई थी ये? ठीक है, ये कमेटी किस चेयरमैन के अंडर थी? ठीक है, चेयरमैन कौन था इस कमेटी का? तो आपका आंसर होगा DB शेखावत जी। फाइनली आपको बताना है कि किस रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने, कौन सा पहला रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन था जिसने लोधा कमेटी की जो रिफॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट कर लिया? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान। ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपके लिए एक और वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा।